हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की ही बातें करते हैं दोस्तों। इसका क्या मतलब है? चीज़ों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंसी होगी वो हम लोगों के द्वारा दिखाया जाएगा। जितनी भी क्वालिटी की बातें होंगी, किसी और से बिल्कुल हट करके अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें यहाँ पर क्वालिटी मिलती हैं। और सिंप्लीफाइड की बातें मैं करूं दोस्तों तो मैं लिमिटेशन के साथ पढ़ाता हूं और लिमिटेड वे में चीज़ों को आगे बढ़ाता हूं, जिस वजह से मैं रोज़ आप लोगों के सामने आता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो क्लास फोर्थ है हमारा, एंशियंट हिस्ट्री का। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लासेस में हमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी थी उसको मैं आशा करता हूँ कि आप सभी रिवाइज करते जा रहे होंगे। और इसी के साथ ही साथ आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास मैं हूँ, बस सिर्फ इन्हीं दोनों के सहारे आप बड़ी बड़ी मंजिल तक आराम से जा सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट क्लास में मुझे जहाँ तक याद है, मैंने कुषाण डायनेस्टी पढ़ा करके चीज़ों को ख़त्म किया था, यानी चीज़ों की समाप्ति करी थी। उसके बाद हुआ था क्या, इससे पहले एक डायनेस्टी आती थी पार्थियन, जिसका नाम हुआ करता था नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इन सारी चीज़ों का एक जो झंडा है वो फैलाया जाता था। इन्होंने आते के साथ ही सिल्क रूट को कंट्रोल किया। इसी के साथ ही कैपिटल इनका पेशावर हुआ करता था, जिसको हम लोग पुरुषपुरा भी कहते हैं। इसी के साथ ही साथ मथुरा का भी जिक्र हुआ करता था। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धिस्ट का जो चौथा काउंसिल था वो कनिष्क के द्वारा ही कश्मीर में करवाया गया था। क्लियर है? और वो कहाँ पर हुआ था? हमारा कुंडल वन में हुआ था। और आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत अच्छा ट्रिक बुद्धिस्ट काउंसिल याद करने का। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अब हम आज की पढ़ाई करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो हम लोग संगम एज के बारे में एक बार फिर से बातें करेंगे कि संगम एज मैं क्यों करवा रहा हूँ दोस्तों। ज़रा ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, हम लोग नॉर्थ के कल्चर को, ईस्ट के कल्चर को, वेस्ट के कल्चर को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, साउथ के कल्चर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और दोस्तों यही सबसे बड़ी उनकी भूल होती है। अब देखा क्या जाता है, हमारे इंडिया में चाहे जहाँ पर भी जो भी पार्ट होता हो, साउथ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना दोस्तों। इसी के साथ ही आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा एक उद्गम होता है वहीं से ही। अब चीज़ों की शुरुआत करते हैं, संगम एज एक बार फिर से आते हैं। और मैं जहाँ तक याद है, सेकेंड क्लास में भी हम लोगों ने साउथ के बारे में ही पढ़ा था और संगम की चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो होता क्या था, यहाँ पर तीन डायनेस्टीज़ उभर करके आई थी साउथ में। एक पहले चोला हुआ करते थे, दूसरे हमारे पंड्या हुआ करते थे, तीसरे हमारे चेरा हुआ करते थे। चेरा, चोला, पंड्या, दोस्तों ये तीन डायनेस्टी याद रखिए। इसी के साथ ही साथ रीज़न के बारे में बातें करूँ, ये टेबल हो सके तो बना लीजिए, और नहीं तो मैं नोट्स में दे ही दूंगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या देखा जाता है कि इनका जो एरिया हुआ करता था वो नॉर्दर्न तमिलनाडु हुआ करता था। पंड्या का जो एरिया हुआ करता था वो साउदर्न तमिलनाडु या फिर सदर्न तमिलनाडु हुआ करता था। चेरा का केरला हुआ करता था, नाम से ही थोड़ा रेलिवेंसी लग रहा है, चेरा केरा मतलब चेरा केरल। इनकी कैपिटल के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो कावेरी पट्टनम हुआ करता था। मैंने आप लोगों को बताया था कि पट्टनम शब्द जहाँ पर भी लग जाए लास्ट में तो समझिएगा वो पोर्ट सिटी है। विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, कावेरीपट्टनम, ये सब आपके पोर्ट सिटी ही मानते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही पंड्या का मदुरई होता था। मदुरई का जो एक अलग इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छा बताया था। चेरा के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इनका जो कैपिटल है वो वंजी हुआ करता था। क्लियर है? कावेरीपट्टनम, मदुरई और वंजी। क्योंकि सवाल सीधा आते हैं कि पंड्या की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, चेराओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो इन सब के लिए दोस्तों मैं क्वालिटी की बातें ही करता हूँ, तभी आप लोगों के साथ यूपीएससी अखाड़ा पे आकर के मिलता हूँ। एम्बलम के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो टाइगर आता है। टाइगर मतलब चोला का जो एम्बलम होता है, झंडा ध्वज का जो एक एम्बलम होता है, सिंबल जिसे कहते हैं, वो आपका टाइगर हुआ करता है। इसी के साथ ही साथ इन
पंडिया के बारे में अगर बातें करूँ तो उसको कार्प कहते हैं, मतलब दो मछलियों का एक समूह होता है। एक्चुअली ये समूह ने कुछ इस तरह से, हमारी दो मछलियाँ होती हैं। मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अगर चेरा के बारे में बातें करूँ तो इनका बो और एरो होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो एम्ब्लेम है वो टाइगर है, इनका कार्प है जो कि दो मछलियाँ हैं, और तीसरा जो चेरा लोग हैं इनका बो एंड एरो होता है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इनके अगर एरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, तमिलनाडु के एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक केरल में है। और फिर इसी के साथ ही साथ होता क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने अगर साउथ इंडिया के बारे में अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे कोई एक कैटेगरी हुआ करती है इंसानों की, यानी कि कह सकते हैं इन कैटेगरी में जैसे लैंड ओनर्स हो गए, आप कह सकते हैं जो हल चलाने वाले प्लोमैन हो गए, और कोई कह सकता है स्लेव्स वगैरह हो गए। तो ये किस किस कैटेगरी में दोस्तों, इनके जो साइंटिफिक नेम है वो किस प्रकार है, तो वो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पर एक वेलालर आता है, VELLALAR, वेलालर। वेलालर का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनको हम लोग वेलालर के नाम से जानते हैं। दूसरा उजावर, उजावर के नाम से UZHAVAR, उजावर को हम लोग कहते हैं जो यहाँ के प्लॉमैन हुआ करते हैं। प्लॉमैन कहने का क्या मतलब है, जो हल वगैरह चलाते हैं खेतों में जा करके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ एडिमाई, ADIMAI, एडिमाई, और इसी के साथ ही साथ कड़ाईसियार, KADAISIYAR। दोस्तों टेंशन ना लीजिएगा, ये सारे नाम याद हो ही जाएंगे। इसमें होता क्या है, एडिमाई, एडिमाई हम लोग कहते हैं कि जो यहाँ के स्लेव्स हुआ करते थे, दास हुआ करते थे। कड़ाईसियार हुआ करते थे जो यहाँ के लैंडलेस लेबर हुआ करते थे। क्लियर है, जो लेबर हुआ करते थे लेकिन उनके पास कोई भी लैंड नहीं हुआ करता था, ये सीधा जाते थे लैंड ओनर के पास में और ज़मीन मांग करके चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। इसी के साथ ही साथ मैं अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में बातें करूँ, ये तो साउथ इंडिया के बारे में है दोस्तों। नॉर्थ इंडिया में अगर चीज़ों को कैसे क्या कहते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भोजका कहते हैं, BHOJAKA, भोजका कहते हैं। और ये किसे कहते हैं दोस्तों, जो कि विलेज के हेडमैन हुआ करते थे। क्लियर है, विलेज के हेडमैन हुआ करते थे। इसी के साथ ही जो हमारे लैंड ओनर्स हैं उनको भी यही नाम दिया जाता है, गृहपति। अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है GRIHAPATI, गृहपति हम लोग कहते हैं दोस्तों, जो लैंड ओनर तो होते थे लेकिन वो स्मॉल हुआ करते थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे। इसी के साथ ही दास का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब दासा एक नाम आता है, वो हम लोग कहते थे स्लेव्स को। क्लियर है दोस्तों। और इसी के साथ ही कर्मकार आता था, KARMA, कर्मा, KAR, कर्मकार आता है, ये हम लोग कहते हैं लैंडलेस लेबर को। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं। नाम सीधा पूछ देते हैं कि यूजेवर किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसी के साथ ही दास कौन होते हैं दोस्तों। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते लेकर के जा रहा हूँ। अब पर्टिकुलरली एक डायनेस्टी को उठाते हैं, चेरा को उठाते हैं, और इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चेरा के बारे में अगर बातें करूं तो इसका जो कैपिटल है वो वंजी हुआ करता है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ूं तो इनके अगर ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में, जिसको रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको गुड चेरा के भी नाम से जानते हैं, वो कौन हुआ करते थे, वो आपके सेंग्यूटवन हुआ करते थे। ये नाम कुछ खतरनाक सा है लेकिन याद रखने के लिए मैं आप लोगों को स्पेलिंग बता दूं, SENGUTTUVAN, सेंग्यूटवान हुआ करते थे। इन्होंने जो टेम्पल ऑफ कन्नगी, कन्नगी की जो टेम्पल है, कन्नगी का जो टेम्पल है, इसको इन्होंने बनाया था। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ जो हमारा रोमन टेम्पल ऑफ अगस्तस का जो रोमन टेम्पल है वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया था, और बाद में वो जा कर के टीपू के द्वारा डिस्ट्रॉय करा दिया गया था। ये भी चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं। एक पोर्ट बनाया गया था जिसको हम लोग म्यूजिरिस का पोर्ट कहते हैं, म्यूजिरिस का पोर्ट कहते हैं। तो ये पोर्ट उभर करके आया था दोस्तों।
इसी के साथ ही साथ जो इनका इंस्क्रिप्शन आता है वो पुगालूर का इंस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देख पाते हैं, PUGALUR, पुगालूर का इंस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही पहले क्लास में बताया था कि जो चेरा के 3 जनरेशन्स को बताता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले क्या हुआ था, हमारे पास अर्ली चोलाज उभर करके आए थे और फिर पंड्या के बारे में हम बातें करेंगे। तो चोला के बारे में अगर मैं बातें करूँ दोस्तों, तो इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो कावेरीपट्टनम हुआ करता था, पुहार हुआ करता था, वो सब सेम ही नाम है। इसी के साथ ही ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ का करिकला चोला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस टाइम और ही फाउंडेड द पुहार फोर्ट। पुहार फोर्ट का निर्माण उन्होंने ही अपने निगरानी में करवाया था। इनके टाइम में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको यूरायूर के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो होते हैं जो कि लोग चीफ पॉलिटिकल सेंटर फेमस फॉर द कॉटन ट्रेड। क्लियर है दोस्तों? तो चीफ पॉलिटिकल सेंटर यानी कि कॉटन ट्रेड के लिए एक बहुत ही मेन शहर हमारे सामने उभर करके आता है, उसको हम लोग यूरायूर कहते हैं दोस्तों। थर्ड डायनेस्टी हमारे पास जो उभर करके आती है, तीसरी डायनेस्टी हमारे पास जो उभर करके आती है, उसको हम लोग पंड्याज कहते हैं। और दोस्तों पंड्या के कैपिटल के बारे में अगर बातें करूं तो मदुरई मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया। इसके बाद हुआ था क्या, ये लोग पैट्रोनाइज संगम असेंबली एट मदुरई, यानी मदुरई में जितने भी सारे हमारे 2 संगम के फर्स्ट और थर्ड हमारा बैठक हुआ करता था, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, तो मदुरई में इनकी निगरानी इनके द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ ही साथ जो यहाँ का MEDUNCHELIY मेडुनचेलिया एक रूलर हुआ करता है। इन्होंने ये बेसिकली नोन फॉर द कर्ज ऑफ कन्नगी के एक श्राप वगैरह से रिलेटेड है, तो ये जो रूलर है इसी वजह से ये जाना जाता है। अब इसके बाद ही एक इन्होंने पोर्ट का निर्माण करवाया था जिसको कारकोई पोर्ट के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली होता क्या था, ये पर्ल ट्रेड करवाते थे। पर्ल ट्रेड का सबसे ज़्यादा जो हम एविडेंस है वो यहाँ पर पंड्या एज में यहाँ से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तमिल लिटरेचर का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी अच्छा दर्शाया गया है और इवन वो काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुआ करता था। फर्स्ट संगम एज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, सेकेंड संगम एज के बारे में, थर्ड संगम एज के बारे में, तीनों के बारे में चीज़ें बताई थी। अगर अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा तो पिछली वीडियो देखिएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करी थी दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। तो जो हमारा टॉपिक अब बढ़ेगा दोस्तों, ये हमारा गुप्ता काल की शुरुआत कराएगा। गुप्ता काल की शुरुआत बेसिकली एक बार फिर से हम नॉर्थ की तरफ आते हैं। तो गुप्ता पीरियड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारे इतिहास में एक जो ग्राफ है वो मैंने आप लोगों को बताया ही था, वो स्टार्टिंग होता है, पीक चलता है और बाद में आकर के गिर जाता है। ये 3 फेज हमारे हर एक इतिहास में भी कह लीजिए, लाइफ में भी कह लीजिए, तैयारी के भी दौरान कह लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि जब यहाँ पर मॉडर्न काल की बातें मैं कर रहा था, उसकी शुरुआत हुई थी किस तरह से, बैकग्राउंड में जितने भी लोग हुआ करते थे, डायनेस्टीज हुआ करती थी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। मॉडर्न काल एक काफ़ी अच्छे टाइम फ्रेम में चला था, फिर बाद में आकर के वो गिर गया था। गिरने के बाद में एक बार फिर से जितने छोटे मोटे राजा रजवाड़े उभर करके आए थे, उन्होंने अपना राज किया था। बाद में आकर के एक नई डायनेस्टी गुप्ता एज की शुरुआत हो गई थी। तो एक बार फिर दोस्तों ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने यूनिफाइड होने को देखने को मिलता है। तो गुप्ता एज के बारे में मैं बातें कर रहा था। यहाँ सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज के जो सवाल है वो प्रीलिम्स में हमारे सामने देखे जाते हैं। पहला, नीतिसार। ज़रा याद आ रहा होगा कि नीतिसार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुप्ता के जो चाणक्य हुआ करते थे, उन्होंने ये लिखा था और उनका क्या नाम हुआ करता था, उनको हम लोग कमंदका के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो किताब है दोस्तों वो देवी चंद्रा गुप्ता माता है। ये किसके द्वारा लिखाया गया था? ये विशाख दत्ता के द्वारा लिखाया गया था। क्लियर है? ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। उसी के सामने मृच्छकटिका, MRICHAKATIKA, मृच्छकटिका जो किताब है दोस्तों
वो शूद्र के द्वारा लिखवाया गया था। SUDRAKA, शूद्रका के द्वारा लिखवाया गया था। चौथे नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर कथा, KATHA, सागर, कथा सागर, सरिता के नाम से एक किताब है। वो किताब सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। पांचवें नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो हमारे सामने सोपन, ये सब 3-4 नाम हैं एक साथ लिख दिया गया है तो वही भारी भरकम सा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है याद करने में। तो स्वपन वाश्वदत्त, स्पेलिंग SWAPAN, स्वपन, WASA, वाश्व, DATTA, ये किसके द्वारा, ये भाषा के द्वारा लिखवाया गया था, BHASA। दोस्तों इससे ज़्यादा किताब आप लोगों को गुप्ता टाइम फ्रेम में नहीं मिलेंगी। तो है ना दोस्तों सिंप्लीफाइड वाली बात, जो कि हमारे UPSC अखाड़ा से आप लोगों को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बातें करता हूँ। गुप्ता पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से यहाँ पर बातें करना तो लाजमी है दोस्तों। श्री गुप्त उभर करके आए थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इसी के साथ घटोत्कच एक राजा आए थे। फिर उसके बाद हमारा चंद्रगुप्त वन उभर करके आए थे। चंद्रगुप्त वन के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको महाराजा धीराजा का जो टाइटल है वो मिला था, यानी देवों के देव महादेव, यानी राजाओं के राजा महाराजा धीराजा, ऐसा कुछ। इसी के साथ ही 320 AD के राउंड में इसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये ऐसी डायनेस्टी हुआ करती थी जो कि हमारे ज़ीरो के टाइम फ्रेम के बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक सिग्निफिकेंस बताया था कि गोल्ड कॉइन्स का जो एक भरपूर मात्रा है वो यहाँ से हमें मिला करता था। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, इसी के साथ ही साथ काफ़ी भारी मात्रा में हमारे पास गोल्ड कॉइन मिला करते थे, लेकिन वो लोग उतने ज़्यादा प्योर नहीं हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू कुशान गोल्ड्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताए रखी। यहाँ पर हुआ था क्या, एक थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चंद्रगुप्त वन के बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त वन के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने अपने गोल्ड कॉइन में पहली बार में किंग और क्वीन की जो तस्वीर है वो लगाने की शुरुआत कर दी थी। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, अगर मैं इसके चौथे पॉइंट पर अगर बातें करूं तो चंद्रगुप्त वन ने मैट्रिमोनियल अलायंस कहाँ से किया था, लिच्छवी से किया था, जो कि नेपाल में हुआ करता था। यहाँ की एक प्रिंसेस हुआ करती थी जिनको हम लोग कुमारा देवी के नाम से जानते हैं। इन्हीं के बाद में जो एक कुमारा देवी कॉइन्स का जो सिस्टम उभर करके आता है वो यहाँ से ही आता है दोस्तों। तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस नेपाल से किया, लिच्छवी जो जगह है वहाँ से किया, और कुमारा देवी एक जो प्रिंसेस है उनसे शादी करके अपने इलाके में लेकर के आए, और फिर उसके बाद जो कॉइन्स हैं उन पर उन्होंने चीज़ों की आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इसके बाद हमारे जो राजा आते हैं वो समुद्रगुप्त आते हैं। 335 से लेकर के 389 तक आते हैं दोस्तों। ये मुझे याद है तो ज़रूरी नहीं है कि याद करना ज़रूरी है। इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये हमारे समुद्रगुप्त ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग हुआ करते थे। इनको पराक्रम के नाम से जाना जाता है। पराक्रम, एक कहते हैं ना, एक टाइटल आता है पराक्रमी राजा है, मतलब सारी चीज़ों में अव्वल राजा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने यहाँ से दर्शाई जाती है। इसी में क्या देखा जाता है, इनके जो पोइट है हरि सेना, इनके ही टाइम में होते थे। अब हरि सेना की कहानी देखिएगा दोस्तों। हुआ क्या, जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति में भी समुद्रगुप्त का जो रोल है वो काफ़ी अच्छा दर्शाया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि हमारा इलाहाबाद पिलर में है, इंस्क्रिप्शन में है, तो वो हरिसेन के ही द्वारा इनके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। और वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है दोस्तों, वो संस्कृत में लिखी गई है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनको बेसिकली एक कवि राजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तरह से कवियों के कवि राजा उभर करके आते हैं। इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था, एक तरह से इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया था, और उसी के साथ ही साथ हमारा बुद्धिस्ट की चीज़ों को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इसके बाद ही हमारे चौथे या पांचवें राजा आते हैं। एक्चुअली नंबरिंग जो होगा, नंबरिंग सब क्रम वाइज तो नहीं है, ऊपर नीचे है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ।
तो हमारे सामने जो राजा उभर करके आते हैं उनको हम लोग चंद्रगुप्त टू के नाम से जानते हैं, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, नागा डायनेस्टी के साथ साथ, ये नागा डायनेस्टी है, नागा डायनेस्टी के साथ ही साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करने की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सिल्वर कॉइन्स की जो शुरुआत है वो इनके द्वारा ही हुई थी। उसी के साथ ही साथ उज्जैन को इन्होंने सेकंड कैपिटल बना दिया था, याद रखते जाइएगा। इसी के बाद ही विशाख दत्त का जो प्ले है नाट्य दर्पण, वो कह सकते हैं कि इनके ही बारे में चीज़ें दर्शाई गई। तो विशाख दत्त का जो एक नाट्य दर्पण है, फिर उसका देवी चंद्रगुप्तम है, वो इनके ही टाइम फ्रेम में लिखी गई थी। जहाँ पे हुआ था क्या कि चंद्रगुप्त टू ने साका के जो रूलर हुआ करते थे रुद्र सिम्हा टू, उनको हरा दिया था। ये सारी चीज़ें इनके बारे में है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनका जो जिक्र है कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर रखा हुआ है, उनमें सारी चीज़ें हैं। अब जब कुतुब मीनार तक बातें आ गई तो महरौली इंस्क्रिप्शंस कैसे भूल जाए दोस्तों। तो महरौली इंस्क्रिप्शन में भी इनकी सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। इनके ही टाइम में फाहेन आते हैं, और जो कि हमारा फू यू की जो किताब है वो ये लिख करके जाते हैं। और उस किताब में बेसिकली होता क्या है कि जो कॉमन लाइफ है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो अनटचेबिलिटी पर बात है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती हैं। अब होता क्या था, विक्रमादित्य के टाइम पे ये नवरत्न रखने का एक बहुत ही इनको मज़ा आता होगा। तो नवरत्न में हुआ था क्या, कालिदासा हुआ करते थे, उसी के साथ ही साथ धनावंती हुआ करते थे। ये सब बहुत ही फेमस लोग हैं दोस्तों इन्हीं के टाइम फ्रेम में। कालिदास हुआ करते थे, धमावंती हुआ करते थे, वारह मेरा हुआ करते थे। इसी के साथ ही वेताल हुआ करते थे। वो जो विक्रम वेताल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहीं से ही उभर करके एक छोटी मोटी कहानी है, हास्य के रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में उभर करके आई थी। छठे नंबर पे जो राजा उभर करके आए थे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को मैं क्रम बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे श्रीगुप्त, दूसरे नंबर पे घटोत्कच, तीसरे नंबर पे हमारे सामने चंद्रगुप्त फर्स्ट, चौथे नंबर पे हमारे सामने समुद्रगुप्त, पाँचवें नंबर पे हमारे पास चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, छठे नंबर पे हम अब पढ़ेंगे कुमारगुप्त को, और सातवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सकंदगुप्त को। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं। तो छठे नंबर पर अभी जस्ट हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त फर्स्ट को, और यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं कि ये वर्कशिपर हुआ करते थे, ये पूजनीय हुआ करते थे लॉर्ड कार्तिकेय का। यानी जो आप जानते होंगे हिंदू माइथोलॉजी में गणेश जी के भाई हैं कार्तिक, जिनका नाम होता है, वो इनकी पूजा करते थे सबसे ज़्यादा, वो यही दर्शाते हैं। इसी के साथ ही साथ हुआ था क्या, नालंदा महाविहारा का जो जिक्र है, जो कि महायान बुद्धिज़्म के बारे में चीज़ें दर्शाई जाती हैं, वो इनके ही द्वारा चीज़ें आगे बढ़ाई गई थी। इनके ही दौरान में पुष्यमित्र जो उभर करके आया था, वो इनके ही दौरान में आक्रमण करने की पूरी कोशिश करता रहता था। तो ये 3-4 बातें इनके बारे में। सातवें नंबर पे हमारे सामने सकंदगुप्त नाम से एक शासक और आते हैं। इन्होंने आते के साथ ही क्या किया, जो हुण हुआ करते थे, इनको एक अलग एक मान करके चलिए ये दुश्मनी हुआ करते थे, इनको इन्होंने पुश बैक कर दिया। इसी के साथ ही साथ जो सुदर्शन लेक है, इसको इन्होंने रिपेयर करवाया, जो कि कब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सीएम साहब के द्वारा बनाया गया था, और फिर से जो रिपेयर है वो हमारा रुद्रमान के द्वारा करवाया गया था। एक बार फिर से उसको तोड़ा गया था, जो कि अब हमारे सकंदगुप्त भाई करवा रहे हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो चीज़ें जिक्र दर्शाती हैं, वो भिटारी पिलर का इंस्क्रिप्शन आता है। यानी भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन का जो जिक्र है वो सकंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। हुआ था क्या, इनके दौरान में हुन का जो अटैक है वो बार बार होता रहता था, जिस हिसाब से हम देख पाएंगे कि एक पॉलिटिकली जो हमारा एरिया है या फिर गुप्ता काल है, वो धीरे धीरे जा करके गिरता जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में इतने सारे पावरफुल किंग हमारे गुप्ता रूलर में आए थे, गुप्ता एम्पायर में आए थे। ये सारी चीज़ें इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल पूछते हैं दोस्तों, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल पूछते हैं। कुछ इस हिसाब से यहाँ पर सवाल है दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ।
एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल कैसे आते हैं कि इनका जो ऑफिसर्स पोस्ट हुआ करता है, इनके जो ऑफिसर पोस्ट हुआ करते हैं वो हेरिडेटरी हुआ करते थे। मतलब सपोज करिए आज आपके पापा कहीं के मंत्री हैं या फिर कहीं के ऑफिसर हैं, तो आप कल होकर के ऑफिसर बनेंगे ही बनेंगे, आपको यूपीएससी का पेपर क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, यहाँ पर मौर्यंस और गुप्ता में दोस्तों एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, जब हमारा जो एरिया है, हमारा जो एम्पायर है वो गिरने की शुरुआत हुई थी, वो गुप्ता काल में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी एज कंपेयर टू मॉडर्न एज में। ज़रा फिर से सुनिएगा, हुआ था क्या, यहाँ पर घोड़ों का अटैक होता जा रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें इतनी आसानी से आगे बढ़ाएं और चीज़ों को आराम से लेकर के जाएं, जिस वजह से गुप्ता की जो चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइज ज़्यादा होने लग गई एज कंपेयर टू मॉडर्न एज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रिलीजियस ग्रांट्स हुआ करता था, यानी कि ज़मीनों को देने का जो एक प्रचलन हुआ करता था उसको हम लोग अग्रहार के नाम से भी जानते हैं और दूसरा देवाग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद ही जो किंग हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने नाम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, जिस वजह से महाराजा धीराजा आपने देखा, सम्राट के नाम से देखा आपने, चक्रवर्ती के नाम से देखा, ये सारी चीज़ें यहाँ से उभर करके आती हैं दोस्तों। उसी के साथ ही साथ ट्रेडिंग को काफ़ी एक महत्व दिया जाता था, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग और करेंसी वाली स्टॉक ट्रेडिंग नहीं दोस्तों, ये सिंपली ट्रेडिंग के बारे में बातें हो रही है। यहाँ पर हुआ था क्या कि जो कारवां लीडर हुआ करते थे उनको हम लोग सार्थवाह के नाम से जानते हैं। उसी के साथ ही साथ जो बड़े बड़े वेरी रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको हम लोग श्रेष्ठी के नाम से जानते हैं। ये सब साइंटिफिक नेम है। एक ट्रेडर जो जनरल में आता है उनको हम लोग वाणिक के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके सोसाइटी के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर हुआ था क्या, वर्ना का जो सिस्टम है वो मॉडिफाई हो गया था। वर्ना का जो सिस्टम है दोस्तों वो मॉडिफाई हो गया था, क्योंकि हुआ था क्या, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, क्षत्रिय के बारे में अगर बातें करूं तो उनको एक बराबरी दर्जा देने का आर्मी में प्रचलन शुरू हो चुका था। इसी के साथ ही साथ शूद्रा के बारे में बातें करूं तो उनकी भी चीज़ें आगे बढ़ने लग गई थी। वुमेन कंडीशन पर बातें करूं दोस्तों तो हल्का सा लिटिल इम्प्रूवमेंट वहाँ दर्शाया गया है, लिटिल इम्प्रूवमेंट वहाँ पर हुआ था इन द पोजिशन ऑफ वुमेन, वुमेन के पोजीशन को। एजुकेशन अलाउड था लेकिन सती प्रेजेंट था दोस्तों, याद रखिएगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ूं तो हमारी चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि भगवानों का भी जिक्र दर्शाया जाता है, चाहे लक्ष्मी जी हो गए, लक्ष्मी जी विथ विष्णु जी, पार्वती जी विथ शिव जी। तो ये जो कपलिंग का जो सिस्टम है दोस्तों, इसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। आइडियल वर्कशिप, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो हमारा जो आइडियल वर्कशिप है वो बहुत अच्छे से हम देख पाते हैं कि चीज़ें शुरू हो चुकी थी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बातें करूं, इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों तो लैंड सर्वे हमारी चीज़ें उभर करके आती हैं, मतलब लैंड की चीज़ें आती हैं। टैक्स के बारे में बातें करूं तो 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टैक्स उभर करके आता है, जिसमें हम लोग बाली के नाम से जानते हैं, भागा के नाम से जानते हैं, भोगकर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ही साथ हिरण्यक्या के नाम से जानते हैं, जो कि टैक्स को कैश में देने का जो प्रचलन है वो यहाँ से शुरुआत होता गया। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जो इकोनॉमी के बारे में बातें हो रही हैं तो पेड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट, जो कि चीज़ें हुआ था क्या कि किसी भी सोल्जर वगैरह को या फिर ऑफिसर वगैरह को पैसे देने थे, सैलरी देने थे, तो वो लोग ज़मीन ही दे दिया करते थे। लेकिन मॉडर्न क्या करते थे दोस्तों, वो कैश में डील किया करते थे। इसी के साथ ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग पुस्तापला के नाम से जानते हैं, पुस्तापला के नाम से जानते हैं, जो कि ऑफिसर मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस टाइम में क्या देखा जाता था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हुआ करता था, लेकिन हमारा कुशान से ज़्यादा प्योर नहीं हुआ करता था। क्लियर है। फिर उसी के बाद ही जो
लॉन्ग रूट हुआ करता था, इंडो रोमन का ट्रेड हुआ करता था, उससे जो एक समझौता था, नाता था, वो टूट चुका था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईस्ट के जितने कोस्ट हुआ करते थे, चाहे हम लोग उसको ताम्राली पिति के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको घंटाशाला के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको कंडूरा के नाम से जानते हैं, तो ये जितने भी ईस्ट कोस्ट हैं वो उभर करके आई हैं। वेस्ट की भी चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं, जो कि बरूच आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौल आता है, वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्याण आता है, कैम्बे आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अगर मैं कल्चर के बारे में बातें करूं, तो जो डिक्लाइन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस है, जो कि भगवतिज्म में, विष्णु में ग्रोथ हुई थी, वो बंद हो गया। यानी कि अब हम जो जानवर है उसको नहीं मारेंगे और हम जानवरों की बलि ज़्यादा नहीं चढ़ाएंगे। आइडल वर्शिपिंग की शुरुआत हो गई थी, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल हमारे सामने उभर करके आया था। उसी के साथ ही रॉक कट केव्स की बातें हमारे सामने दर्शाई जाती हैं, अजंता का हो गया, इलोरा का हो गया, बाघ केव्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इनके टाइम में इंस्क्रिप्शंस के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो हमारे सामने इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन आता है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, जो कि समुद्रगुप्त हरिसेन का जिक्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया। मेहरौली का इंस्क्रिप्शन आता है, फिर उसके बाद ही भितारी का इंस्क्रिप्शन आता है। तो 3 इंस्क्रिप्शन हमारे सामने गुप्ता फ्रेम में आए थे, चौथा इंस्क्रिप्शन आपके सामने बन करके नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिए, हिस्ट्री का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। अदर कभी कभी आता है कि उससे ताल्लुक हुआ करता था, लेकिन वो उनका नहीं हुआ करता था। अयोध्या इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा चीज़ें दर्शाई गई थी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आया था, जो कि रुद्रमान के द्वारा बनवाया गया था। आईहोल इंस्क्रिप्शन आया था, जो कि पुलकेशन 2 के बारे में बताया गया था, जिसमें इन्होंने हर्षा को भी मेंशन किया था दोस्तों। इसी के साथ ही लिटरेचर के बारे में बातें करूं, लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वी कंपेयर टू द लिटरेरी सोर्सेज। तो चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि इस टाइम में मैं एक लिस्ट है मेरे सामने, मैं उसको बता करके आप लोगों को नोट्स में डाल दूंगा, जो कि आर्यभट्टिया एक किताब है, वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आर्यभट्ट बेसिकली दोस्तों इनके टाइम फ्रेम में ही हुआ करते थे। आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, वारामिहारा हो गए, कालिदासा हो गए, भारवी हो गया, शूद्रका हो गया, विशाखा दत्त हो गया, विष्णु शर्मा हो गया, वत्सायन हो गया। तो इनके अलग अलग किताब है। मैं नोट्स में आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। अब इसके बाद हुआ था क्या कि यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब उभर करके आता है, जिसको हम लोग विष्णु धिमागा के नाम से जानते हैं। ये हमारा किसके द्वारा? बुद्धा घोष के द्वारा लिखवाया गया था, यानी बनवाया गया था। अब धीरे धीरे करके हमारा पोस्ट गुप्ता का काल स्टार्ट हो जाता है, यानी 550 से लेकर के 750 एडी से, क्योंकि 750 से लेकर के 1750 हमारा मेडिवल की शुरुआत करवाता है दोस्तों। तो अब धीरे धीरे हमारा जो एंशिएंट है वो ख़त्म हो रहा है। पोस्ट गुप्ता काल में, यानी कि आप कह सकते हैं लेटर गुप्ता काल में, या फिर जो एक काफ़ी बड़ा इलाका हुआ करता है, उसके ख़त्म होने के बाद में हमारे सामने जो चीज़ें उभर करके आती हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि 5 मेजर पावर होते थे, जो कि हमारा मौखारिस होते थे, जो कि कहाँ पे? वेस्टर्न यूपी में हुआ करते थे। फिर उसके बाद मैत्रकस हुआ करता था, जो कि सौराष्ट्र की चीज़ें दर्शाता है। गौडास हुआ करता था, जो कि हमारा बंगाल का क्षेत्र हुआ करता है। कमरूपा हुआ करता है दोस्तों, जो कि असम का क्षेत्र हुआ करता था। पुष्पभूति, जो कि थानेश्वर की चीज़ें दर्शाता है। तो ये 5 पावर हमारे पास उभर करके आ रहा था दोस्तों, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पुष्पभूति है, क्योंकि इसी से हमारे हर्षवर्धन निकल करके आए थे। अब पुष्पभूति के बारे में अगर बातें करूँ तो थानेश्वर की चीज़ें सामने दर्शाई जा रही हैं। यहाँ पर हुआ था क्या? इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था मौखारिस से मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, और कन्नौज को कैपिटल बना दिया था दोस्तों।
इसी के साथ ही साथ हुआ था क्या, राजवर्धन वहाँ के किंग उभर करके आए थे। फिर उसके बाद हमारे शशांक गोदवा कुछ इस तरह से आते हैं कि जो शशांक गोडवा हुआ करते थे बंगाल के, उन्होंने बाद में उसको मार दिया था। और उनकी जो सिस्टर है राजश्री, उनको कब्जे में कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ था क्या, एक कहानी सुनिएगा। 16 साल की उम्र में हमारे चंद्रगुप्त हुआ करते थे। उन्होंने चीज़ों की आगे बढ़ाने की कोशिश करी और बाद में जा कर के इन्होंने शशांक को मार दिया था। और जो इनकी सिस्टर हुआ करती थी राजश्री, उनको इसके चंगुल से भी छुड़ा लिया था। तब हमारे पास जो राजा उभर करके आए थे दोस्तों, वो हर्षवर्धन आए थे। हर्षवर्धन के बारे में क्या कहा जाता है, अगर ऑफिसर्स के बारे में अगर मैं बातें करूं तो इनके जो ऑफिसर्स को हम लोग बाला धिकृत के नाम से जानते हैं। BALADHIKRIT, बाला धिकृत, जो कि कमांडर हुआ करते थे। वृहदेश्वर हुआ करते थे, वृहदेश्वर हुआ करते थे, हेड ऑफ कैवलरी की चीज़ें आती हैं। कटुक हुआ करते थे, जो कि एलिफेंट ब्रिगेड के जो हेड हुआ करते थे, वहाँ पर चीज़ें दर्शाई जाती हैं। उसके साथ ही हमारे पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर मैं बातें करूं, पॉलिटिकल करियर के बारे में इन्होंने कन्नौज को कैपिटल बनाया था। बंगाल की चीज़ें, असम की चीज़ें, गुजरात की चीज़ें, बिहार की चीज़ें, राजस्थान की चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। लास्ट में आकर के पुलकेशन 2 से ये हार जाते हैं, पुलकेशन 2 से ये हार जाते हैं। और जो कि कहाँ के पुलकेशन 2 बादामी के हुआ करते हैं, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से अपना जो संबंध है वो रखते हैं। और वो कहाँ उनका एरिया होता है दोस्तों, वो गुजरात में होता है। नर्मदा वॉज एग्रीड एज अ बॉर्डर, नर्मदा वहाँ के बॉर्डर को हम लोग एग्री करके मानते हैं। इनके इंस्क्रिप्शंस में कहा जाता है, आई होल इंस्क्रिप्शंस में, जो कि हुआ था क्या, इट वॉज कमीशन बाय द पुलकेशन 2। और होता क्या था कि एक जैन मंदिर के टेम्पल पे ये सारी चीज़ें, मतलब जैन मंदिर के टेम्पल नहीं, जैन टेम्पल के एक दीवार पर चीज़ें दर्शाई जाती हैं। और इसी के साथ ही साथ कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं कि जो एक नाम है सका लोटारा पदेश्वरा, जो कि हम लोग कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के भगवान, किसको, हर्षवर्धन को नाम इन्होंने यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन में दिया था। तो एक दुश्मन से यही सीखिएगा दोस्तों, वो दुश्मन तो है लेकिन वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में करना जानता है और चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ाना जानता है। क्योंकि लिटरेचर के बारे में अगर बातें करूँ तो हर्ष जो वर्धन हुआ करते थे, हर्ष वो राजा हुआ करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे, एक बहुत अच्छे कह सकते हैं कि क्रिएटिव हुआ करते थे, जिस वजह से चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। उन्होंने 3 प्लेज लिख दिया था, प्रियदर्शनी हो गया, नागानंदा हो गया, रत्नावली हो गया। क्लियर याद रखिएगा, प्रियदर्शनी हो गया, नागानंदा हो गया, रत्नावली हो गया। उसी के साथ ही बाणभट्ट जो टाइम हुआ, बाणभट्ट एक हमारे लेखक हुआ करते थे जिन्होंने हर्षचरिता एक किताब लिखी थी। उसी के साथ ही साथ कदम्बरी की भी चीज़ें आती हैं। इनके दौरान में ह्यूम सेंग हमारे भारत आए थे और यहाँ पर इन्होंने जो किताब है वो CU की लिखा था। याद आ रही हैं, चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हुआ था क्या, कन्नौज में असेंबली हुई थी, कन्नौज में असेंबली हुई थी और वो एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था जिनके प्रेसिडेंट हमारे ह्यूम सेंग हुआ करते थे। याद रखते जाइएगा। इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं बातें करूं दोस्तों, इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बातें करूं तो काफ़ी ज़्यादा फिडवल हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। मतलब हमें नहीं पता था कि चीज़ें किस रफ्तार से आगे जाएंगी दोस्तों, हमें नहीं पता था कि चीज़ों को हमें क्या क्या करके आगे बढ़ाना है। इसी के साथ ही साथ बहुत सारे कॉइन्स नहीं, मतलब नॉट अ लॉट ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे सामने उभर करके नहीं आया था। इसी के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर नॉट वेल मेंटेन्ड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं हुआ करता था। मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन का जो जिक्र है वो यहीं से ही दर्शाता है दोस्तों। अब थोड़ा मैं मैपिंग के बारे में बातें कर लूँ। अब मैपिंग के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो कुछ इस हिसाब से हमारा भारत है जो कि बहुत ज़्यादा महान है। तो यहाँ पर हर्षा का जो एम्पायर हुआ करता था, इसको लाल रंग में दिखाने दीजिए। हर्षा का एम्पायर के बारे में अगर बातें करूँ तो ये पूरा गुजरात, असम, नेपाल वगैरह इतना जो इलाका है दोस्तों, ये हमारे हर्षा भाई का हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी।
क्लियर है। यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी। और जो कलिंग का जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा के पास, उड़ीसा में ही है, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक जगह है। थानेश्वर की चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। गुर्जर प्रतिहार हमारे कुछ इस इलाके में हुआ करते हैं। तो ये एक छोटी सी मैपिंग है। बाकी मैपिंग के लिए तो मैं आपको लोगों को सजेशन भी दूंगा, और इवन आप लोगों को कहूँगा कि तैयारी में अगर जान देना है दोस्तों तो मैपिंग की क्लास ज़रूर करिए। अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। उसके जाने के बाद में, किसके जाने के बाद में, हर्षा के जाने के बाद में हमारे सामने 3 साउथ के जो कह सकते हैं मेजर पावर के रूप में उभर करके आए थे, जो कि बादामी के चालुक्य हुआ करते थे, जिनका इलाका डेक्कन हुआ करता था। इसमें हमारे इनका जो एंशियंट नाम है वो वतापी के चालुक्य हुआ करते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये वतापी के हो गए, बादामी के हो गए, वो थे ही। बीच में टाइम फ्रेम किसी और का आ जाता होगा, लेकिन फिर से रिवाइव करते हैं, अपनी आप की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, लेकिन फिर से एक मॉडिफिकेशन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो बादामी के हमारे चालुक्य हुआ करते थे। बेसिकली इस डायनेस्टी के हमारे पुलकेशन II हुआ करते थे, जिन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन की शुरुआत कराई थी। ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं दोस्तों, तो रवि कीर्ति हमारे पास उभर करके आते हैं। रवि कीर्ति उभर करके आते हैं। रवि कीर्ति ने इनको लिखा था, ऑथर मतलब कहते थे इट वाज ऑथर्ड बाय रवि कीर्ति एट द बैंक ऑफ द मालाप्रभा रिवर इन रायचूर। क्लियर है दोस्तों, मालाप्रभा रिवर है जो कि रायचूर के पास में बसा हुआ है। रायचूर भी बेसिकली एक दोआब है। मालाप्रभा रिवर इन रायचूर दोआब इन बीजापुर, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है। क्लियर है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मालाप्रभा रिवर इन रायचूर दोआब इन बीजापुर, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन देखा, इसमें हर्षा का भी जिक्र किया गया है। इसी के बाद ही यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने जो अपना कैपिटल है ऐहोल से लेकर के बादामी शिफ्ट किया था। इनके बारे में भी चीज़ें हमें यहाँ से ही देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस टाइम में हुआ था क्या, इनके बारे में बताया है कि ये हर्षा को हरा चुके थे। ये लोग वैष्णविज्म को बहुत ज़्यादा फेवर किया करते थे, सेकुलर हुआ करते थे, फेथ वगैरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। इसी के बाद ही हुआ क्या दोस्तों, पुलकेशन II के जाने के बाद में हमारा वेंगी चालुक्य के नाम से एक और जगह, मतलब एक और चालुक्य डायनेस्टी उभर करके आई थी। और बेसिकली हुआ था क्या, इनके जाने के बाद में 2 लड़ाइयाँ पलवाद से लड़ी गई थी, क्योंकि जब तक वो थे तब तक लोगों को लग रहा था कि हम जीत नहीं पाएंगे, जिस वजह से ये लोग नहीं लड़ाई करते थे। अब हुआ था क्या, 2 लड़ाइयाँ जो पलवाज के साथ लड़ी गई थी वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। बैटल ऑफ पलौडू, ये कुछ ऐसा नाम है, PALLALURU, पलौडू इनका नाम है। ये बेसिकली महेंद्र वर्मन फर्स्ट इस लड़ाई में हुआ करते थे, जो कि वो मतलब मर गए थे, वॉज किल्ड इन दिस बैटल। दूसरी जो लड़ाई है दोस्तों, वो बैटल ऑफ मनी नंगमुल्ला आया था, जो कि कहाँ पर हुआ था, पुलकेशन वॉज किल्ड बाय नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के बारे में, जिसको हम लोग वटापी का कोंडा कहते हैं। तो व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नरसिम्हवर्मन, तो वो उनका अलग एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग वतापी का कोंडा भी कहते हैं। उन्होंने पुलकेशन II को मार दिया था और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया था। अब हुआ था क्या, यहाँ पर हुआ क्या, वेंगी चालुक्य की शुरुआत हो गई थी, मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है। इस डायनेस्टी में हुआ क्या, वेंगी चालुक्य में हमारे सामने लास्ट रूलर जो उभर करके आए थे, उनको हम लोग कीर्तिवर्मन II के नाम से जानते हैं। कीर्तिवर्मन II वॉज असैसिनेटेड, मतलब उसको एक टर्म कहते हैं कि मारे गए थे बाय द दंती दुर्गा, जिसको हम लोग कहते हैं वॉज असैसिनेटेड बाय द दंती दुर्गा। और फिर जाकर के इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत करा दी एलोरा में।
क्लियर है दोस्तों। यहाँ से जो हमारा जो चीज़ें उभर करके आती हैं वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की चीज़ें यहाँ से बढ़ जाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमारे सामने आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें आती हैं। आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें कुछ इस तरह से दिखाती हैं कि यहाँ पर एक जो स्टाइल है जिसको हम लोग वर्सारा का स्टाइल कहते हैं उसका डेवलपमेंट हो जाता है। रॉक कट टेम्पल है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, जो कि रॉक कट केव्स ऑफ बादामी है, कर्नाटका की चीज़ें यहाँ से दर्शाई जाती हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में अगर बातें करो तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं बालाधिकृता, फिर उसके बाद ही दंडनायका जो कि जस्टिस वगैरह का काम करे, तो ये कुछ नाम है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बातें करो तो विलेज को हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांट दिया था, यानी कि विलेज वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, जिसको हम लोग पहला महाराष्ट्रकाज कहते हैं, जो कि प्रोविंसेस को हम लोग कहते हैं। उसी के साथ ही राष्ट्रकाज आते हैं जिसको हम लोग मंडला के नाम से जानते हैं। उसी के सामने विषया हम लोग जानते हैं, जो कि किसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। भोगा के नाम से जानते हैं कि ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस हमारे सामने भोगा आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अमात्याज AMATYAS, अमात्याज जो कि रेवेन्यू मैटर्स को देख रेख करते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ही क्या करते हैं, अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं क्योंकि आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगली जो क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी दोस्तों। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बाकी के जो डायनेस्टीज़ थे, चाहे वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थे, पाल डायनेस्टी थे, प्रतिहार डायनेस्टी थे, गंगा डायनेस्टी थे, इन सभी के साथ ही साथ हम लोग राजेंद्र वन कौन हुआ करते थे, चोला डायनेस्टी कौन हुआ करते थे, कैसे आया करते थे, इन सब के साथ ही साथ हम हमारे इतिहास को पूरी की पूरी एंड करेंगे। और हमारे एंशिएंट में 5 क्लासेस आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें क्वालिटी, रेलिवेंट और सिंप्लीफाइड की बातें हम लोग करते हैं दोस्तों, और उसी में हम लोग जाने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिएगा दोस्तों। थैंक यू और जय हिंद।